इसराइल की जानिब से ईरान पर जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं उसका जिक्र करेंगे। हमने देखा कि इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है और ईरान ने भी जवाबी तौर पर क्लस्टर बमों की बारिश इसराइल पर कर दी है, जिसके नतीजे में कई अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं। और ये भी देखा गया कि दुबई में साहिल और होटल पर हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक किया गया। ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जहाँ पर भी अमरीकी फ़ौजी क़याम पज़ीर होंगे उसको अमरीकी तनसीबात समझा जाएगा और हमला किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम मुज़ाकरात के हवाले से तो आपसे बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जो आज के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से किए गए हैं और हमने देखा कि अमरीकी फ़ौजियों को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से और जंगी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से अब तक तकरीबन अमरीकी 16 जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा किया गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ईरान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है अमरीका के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना, इस बारे में बताइएगा। जैनब और इमरान साहब आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि अमेरिकन खास तौर पर और बहुत सारे दुनिया में तज्ज़े नगार नहीं तवक्को कर रहे थे कि ईरान जो है वो अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ अमेरिका के किसी जहाज को निशाना बना सकेगा। एक दो नहीं बल्कि वो बहुत बहुत ज्यादा दर्जन से ज्यादा कल क्लेम कर रहे हैं। एक बात ये ओवरऑल जो आप बात कर रही हैं, जो इजराइल ने भी हमले किए हैं और फिर ईरान जो जवाब दिया है, वो एक लेटर ऑफ एस्केलेशन के तौर पर मैं देख रहा हूं कि बढ़ती जा रही है। और बढ़ने की दो वजूहात होती है। आमतौर पर जाहिर है एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं, एक जो बातचीत हो रही है जिसकी कि जब नेगोशिएशन हो जाएगी या टेबल टॉक होंगे तो हर फरीक ये कोशिश करता है कि एस्केलेशन का लेवल इतना बढ़ा दिया जाए कि कल को उसको बेहतर बार्गेनिंग चिप मिले, यानी बार्गेनिंग बेहतर पोजीशन एडवांटेजेस पोजीशन में चाहता है और इतनी दुश्मन पर कॉज करना चाहता है, कॉस्ट बढ़ाना चाहता है कि उसको नेगोशिएशन में अपने लिए आसानी हो, यानी उसको एडवांटेजेस पोजीशन हो। तो ये इजराइल का तो वैसे भी वो शो स्पॉइलर रहा है। इजराइल हमेशा से चाहता है कि ईरान पर इस ज्यादा हद तक डिस्ट्रक्शन की जाए कि अगर किसी तरह सीज फायर हो भी जाए और ईरान की ये बात भी मान ली जाए कि सैंक्शंस उठाई जाए और उसको तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, तो इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि उसका मिलिट्री, पॉलिटिकल, सिविल सेटअप, गवर्नेंस इस हद तक तबाह कर दी जाए कि जब ये जंग बंद हो और उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो भी जाएं तो ईरान कई दिहाइयों तक उसकी रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहे, एक बेसिक सिविक फैसिलिटीज को पूरा करने में टाइम लगा दे। चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये कि ईरान की तरफ से कुवैत में जो अमरीकी 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया जा रहा है और दूसरा फिर सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया और जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे रीफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को हदफ बनाया गया है। तो आप इस सारे मामले को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं अमेरिका के लिए? इमरान साहब, एक क्रेडिबिलिटी में मुझे ईरान की इजाफा लगा है कि वो एक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम कहते हैं FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। ये फर्स्ट पर्सन व्यू ये होता है कि ये वैसे ही होता है कि ये मूविंग आपका CCTV फुटेज आपके पास होस्ट के पास आ रही होती है। अगर ईरान ने लॉन्च किया है FPV ड्रोन तो वो फुटेज भेज रहा होता है कंटिन्यूस जब तक वो तबाह नहीं होता। दूसरे लफ्जों में समझे, एक पायलट की आंख जैसे देखती है उस ड्रोन को, वहां बैठा हुआ कोई पायलट हो, वो वीडियो पीछे आ रही हो। तो अब ईरान जो क्लेम कर रहा है मुझे ज्यादा क्रेडिबल नजर आ रहे हैं क्योंकि FPV ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल शुरू किए हैं। ये रूस भी इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन के खिलाफ। ये अपग्रेडेड वर्जन है ये शायद ड्रोन की। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि जब वो जा रहा होता है, इस लाइक वीडियो जो आपको समझे लाइव आ रही होती है, जब वो हिट करने लगता है तो आपको कंटिन्यूस एंड तक फीडबैक आता है कि किस जहाज को लगा है, कौन से ऑयल स्टोरेज को लगा है, कौन से रनवे पर तबाह हुआ है ये। तो आई थिंक जो डाटा अब ईरान दे रहा है ये ज्यादा क्रेडिबल मुझे लग रहा है। ऑल्दो जाहिर है ट्रेडिशनली आपने देखा कि 1 महीना हो गया है तो अमेरिका या उनके एलाइज या फ्रेंडली कंट्रीज या GCC के तमाम ममालिक जिन्होंने बेसेस या स्टेशन दिए हुए हैं वो तो डिनाई करते हैं। और डिनाई करना उनकी मजबूरी इसलिए भी होती है कि जब आप कंफर्म कर देंगे तो एक बॉम्ब डैमेज इंपैक्ट की वेरिफिकेशन आप खुद दे देते हैं। तो ईरान को एक रीएश्योरेंस हो जाती है अपने वेपन यूज करते वक्त कि ये क्योंकि वो मान लिया है तो ये मेरी टेक्निक या ये वेपन्स या ये टाइमिंग्स या ये तरीकाकार जो मैंने अटैक का अपनाया है वो कारगर हुआ है। अच्छा, तो वो सर, एक अपग्रेडेशन हो जाती है टैक्टिक्स में। सर, आपने जिन ड्रोन की बात की तो जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका तो ये दावा है कि रूस ईरान को वो ड्रोन दे रहा है।
जी, रूस ने पहले जो इस्तेमाल किए हैं ईरान से इंपोर्ट करके, शायद ड्रोन उसने इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन ने उसका तोड़ निकाला। फिर रूस ने क्या किया कि उसने वही शायद ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी जैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव किया खुद। रूस अब वो वापस एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान को। अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने ड्रोन तो इस्तेमाल कर ही रहा है शायद, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ शायद 136 भी ईरान को रूस से मिलना शुरू हो गई है। ये जो नए उसने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं जो ज्यादा पिन पॉइंटेड हैं, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने, क्योंकि जो पहला महीना जिसको कुछ इंटरसेप्ट हो गए, 90% हुए, 80% हुए, वो तो डिबेट अलग है, लेकिन शुरू में मिडिल ईस्ट में जो एयर डिफेंस था, पैट्रियट थे और उनके जो इंटरसेप्टर थे उन्होंने कर लिया। लेकिन रूस ने शायद ये समझा कि अब क्योंकि उनको पता लग गया है ईरान के एडवर्सरीज को, मुखालफिन को, कि कैसे रोकना है, तो उसने अपग्रेडेड वर्जन इसकी दे दी है जो ज्यादा कारगर साबित हो रही है। ये मेरी रिसर्च चीज है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग ने ये दावा किया है, बल्कि इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो सर ये तो पाक भारत जो मार का हक हुआ था, ये तादाद तो उससे भी ज्यादा हो गई है। आप इस पे क्या कहेंगे? पाक भारत में और ईरान में ही फर्क यह है कि हमने 1 घंटे में मारे थे और ईरान ने 1 महीने में मारे हैं, तो थोड़ा सा फर्क ये है, जो कि अच्छी बात है। चले अब कंपैरिजन आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए अमेरिकन उसके एलाइज के लिए। कुछ दिन 3-4 दिन पहले जो F-35 का क्लेम किया गया, तो बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ये तो F-35 तो लैंड कर गया है, इसका मतलब है हमला कामयाब नहीं हुआ इतना। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि F-35 का वेपन से कांटेक्ट हो जाना, यानी कनेक्ट कर जाना उनका वेपन। उसके बाद डिपेंड करता है कि वेपन कितनी खतरनाक जगह पर हिट हुआ है। अगर टेल पर लगा है, नोज पर लगा है, किसी विंग पर लगा है, तो बाज दफा ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज जो मिसाइल कॉज करता है, तो जहाज फ्लाइबल रहता है, डैमेज हो जाता है, उसको मुश्किल से उतारा जा सकता है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये नुकसान कम नहीं हुआ, ये नुकसान उतना ही है। वो किस्मत उनकी अच्छी थी कि वो ऐसी जगह डिस्ट्रक्ट किया होगा या डैमेज किया होगा उसने कि वो जहाज लैंड कर पाया। पहली बात तो ये। ईरान जी सर, ठीक सर आप अपनी बात मुकम्मल कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे जो वेपन्स अभी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। और मैं थोड़ी सी टेक्निक पर रोशनी डाल देता हूं ताकि व्यूअर बेहतर समझ पाए ये क्या कर रहा है ईरान। देखिए, जो जहाज स्टेल्थ होता है, जिसको हम कहते हैं नजर नहीं आता, 5th जनरेशन है, वो इंप्यूनिटी नहीं होती उसको, यानी वो ये नहीं होता कि 100% फुल प्रूफ है। तरीकाकार हैं। होता क्या है कि अपने रेडिएशंस को वो छुपा लेता है, यानी रडार को वापस ट्रांसमिशन नहीं जाने देता। लेकिन एक चीज वो नहीं छुपा सकता, वो है हीट उसके इंजन की। जो F-35 है उसके ऊपर P-135 इंजन लगा हुआ है, प्रैट एंड विटनी अमेरिकन एक कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो इस वक्त दुनिया में है, वो उस पर लगा हुआ है और बड़ा पावरफुल है। उसकी हीट को नहीं छुपा सकता। ईरान ने अब हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं। हीट सीकिंग का मतलब ये होता है कि वो हीट को सीक करते हैं, IR सिग्नेचर पर जाते हैं और उसके बाद जब एक लोकेशन पता लग जाती है, तो ईरान ने, अभी मुझे कल पता लगा है कि S-400 मिसाइल भी रूस ने उसको दे दिए हैं। S-400 सरफेस टू एयर वो मिसाइल है जिसका 400 का डिजिट ही मतलब ही ये है कि वो 400 किलोमीटर पे दुश्मन के जहाज को निशाना बनाता है, 600 किलोमीटर पे इंटरसेप्ट करता है और 400 पे फायर हो जाता है और तकरीबन 15,000 से 17,000 किलोमीटर की स्पीड पर दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ता है। ये वही मिसाइल है सरफेस टू एयर जो पाक फिजाइया ने मई 2025 में 2, एक भुज पर और एक आदमपुर पर तबाह किए थे, जो उनके इंडिया के जो यूनिट तबाह की थी। वही S-400 है। और ये अगर S-400 मिल गए, जो कि मुझे कई दोस्तों ने वेरीफाई किया है, तो ये ऑब्वियसली एक नई टेक्निक या नई डायमेंशन ऐड हो गई है इस जंग के अंदर। देखो सर, रूस मदद तो फराहम कर रहा है ईरान को, फौजी मदद, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, लेकिन हमने देखा कि जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है और जिस तरह से ईरान ने बनाया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। सर, इस बारे में बताइएगा कि हमने देखा कि आज इसराइल ने जिस तरह से ईरान की तनसीबात को निशाना बनाया है, तवानाई तनसीबात को, क्या लगता है आपको कि इसराइल ने ये जो कुछ किया है अमेरिका की मदद से, या अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका तो मुज़ाकरात की बात कर रहा था, सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात का कहा गया कि तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा 10 दिन के लिए। तो सर, आपको क्या लगता है इसमें अमेरिकी सदर की मर्जी भी शामिल होगी इसराइल के इस हमले की? ज़ैनब, ये वाहिद जगह है जहां मैं अमेरिकन और इजरायली में कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूं। इजराइल चाहता है कि जब जंग बंद हो, जब भी हो, तो मैं इस हद तक ईरान का नुकसान कर चुका हूं, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पब्लिक फैसिलिटीज भी, कि ईरान को आने वाले वक्तों में बेशक तेल बेचने की इजाजत मिल जाए, सैंक्शन उठ जाए,
लेकिन ईरान 3-4 दहाइयों तक अपने मुल्क के रीबिल्ड में लगा रहे, वो चाहता है। जाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान तकरीबन 75 गुना बड़ा है इजराइल से, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना है, तो साइज देखिए ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा मुल्क है। अगर इतनी डिस्ट्रक्शन होगी तो कई दिहाइयां लग जाएंगी ईरान को रीबिल्ड करने में। इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि डिस्ट्रक्शन फिजिकल की जाए। अब अमेरिका का इख्तलाफ क्यों है वो मैं अर्ज कर देता हूं। अमेरिका का इख्तलाफ इसलिए है कि ये जो कोस्ट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऑपोजिट जीसीसी ममालिक की कोस्ट है, वहां पर इन तमाम मुल्कों को पानी मुहैया करने के लिए, यानी ह्यूमन यूज के लिए पानी करने के लिए समंदर से ट्रांसफर किया जाता है पानी डीसैलिनेट करके। डीसैलिनेशन के 815 यूनिट लगे हुए हैं जीसीसी के ममालिक की तरफ, समंदर के बिल्कुल साथ। उनके पीछे बिजली घर हैं जिनसे वो चलते हैं। तो ईरान ने थ्रेट किया था 4 दिन पहले कि अगर मेरे बिजली घरों को या पावर स्टेशन को करोगे तो मैं उन पावर स्टेशन पर हमला करूंगा जो आपके लिए पानी कन्वर्ट करते हैं। तो आप जरा विजुलाइज करें कि उन बिजली घरों को अगर वो तबाह कर दे, वाटर डिसैलिनेशन सारी रुक जाएगी, फिर पंपिंग रुक जाएगी इनटू मिडिल ईस्ट पानी की, सादा साफ पानी की। और साफ पानी का मैं स्टोरेज आपको बता देता हूं कि इस वक्त कुवैत जो है वो 90% पानी समंदर का इस्तेमाल करता है डिसैलिनेशन, ओमान 85%, सऊदी अरब 70%, यूएई 40%। ये ममालिक की डिपेंडेंसी है पानी की। सिर्फ स्टोरेज यूएई के पास तकरीबन 40 दिन की है, सऊदी अरब, ओमान या बाकी तमाम ममालिक के पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 4 से 7 दिन की है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि एक तकरीबन 10 करोड़ की आबादी जो ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली मुख्तलिफ मुल्कों में रह रही है, वो टारगेट बन जाए और एक और प्रेशर अमेरिका का बिल्ड है। तो अमेरिकी सदर की ये दिलचस्पी है कि इन पर ना अटैक किया जाए ताकि ईरान को एक लेजिटिमेसी ना मिल जाए। लेकिन इजराइल ऑपोजिट सोच रहा है, जो मैंने पहले सवाल के शुरू में कहा।